जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम गुप्त वंश के बारे में। इसकी हम थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, तो देखिए अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज चल रही है हिस्ट्री के, तो इसमें आज की क्लास जो है देखिए, आज कुल मिला के हमारी एक सेकेंड। देखिए हमने जो है ये सीरीज शुरू कर रखी है। इसका नाम है हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट। हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट फॉर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यानी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है। और साथ में आरपीएफ, इसके बाद डी ट्रिपल एस बी, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी। तो ये सीरीज किस किस के लिए, एसएससी, आरपीएफ और डी ट्रिपल एस बी। और आज हम देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। देखिए, गुप्त वंश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गुप्त वंश है, इसके संस्थापक कौन है, इसकी राजधानी कौन सी रही, ठीक है। तो देखिए, जो गुप्त वंश है, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना की श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी, श्री गुप्त। लेकिन अगर हम बात करें इसके वास्तविक संस्थापक की, वास्तविक संस्थापक वो है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक कौन थे इनके? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और अब हम देखेंगे, देखिए, जो गुप्त वंश था ये मेनली उत्तर भारत में राज्य कर रहा था, ठीक है। तो और इसकी अगर राजधानी की हम बात करें तो राजधानी थी इसकी, राजधानी ये थी राजधानी पाटलिपुत्र में, ठीक है। कहाँ थी राजधानी इसकी? पाटलिपुत्र। और इसी में देखिए श्रीगुप्त के बाद इनके पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। यानी ऐसे वंशावली थी इनकी। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र था समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त गुप्त के बाद अगर हम बात करें तो उनका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसी तरह से, और अगर हम बात करें इसके अंतिम शासक की, अ, गुप्त वंश का अंतिम शासक, ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम शासक, अगर हम बात करें, एक सेकेंड। देखिए, गुप्त वंश के अगर अंतिम शासक की बात करें तो वो है भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैसे संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त, लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें, यानी जिन्होंने बहुत से इसमें गुप्त वंश के लिए बहुत से काम करे, यानी इसको विस्तार करने का कार्य, या इसमें इसकी मतलब अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था सही से सुदृढ़ करने का काम, तो वो करा था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का। फिर इसके बाद हमने देखा, देखिए, राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र में। और अगर हम अंतिम शासक की बात करें तो वो थे कौन? भानुगुप्त, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापन किसे कहा जाता है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था? ठीक है, यानी जो चंद्रगुप्त थे उनका विवाह किससे होता और वो कौन से वाले? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए कौन है? शारदा देवी, कुमार देवी, चिदंबना या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है देखिए कुमार देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ हुआ था। ठीक है, तो आगे चलेंगे। देखिए आगे, सबसे पहले क्या? सबसे पहले सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक, मतलब कौन से गुप्त शासक थे जिन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? देखिए महाराजाधिराज का अगर हम मतलब समझे तो जिसे, यानी राजाओं का भी राजा, जैसे छोटे छोटे राजा थे और उनके ऊपर अगर कोई राजा हुआ तो उसे कहेंगे महाराजाधिराज। महाराजा धीराज यानी राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, ये हुआ महाराजाधिराज। तो कौन थे वो? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। तो अगर महाराजाधिराज की बात करें, देखिए वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो उन्हें ही, मतलब उन्होंने ही ये वाली उपाधि धारण की थी, कौन सी? महाराजाधिराज की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए गुप्त काल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे। देखिए, भारत का पाषाण युग, भारत का लौह युग, भारत का स्वर्ण युग या फिर भारत का ताम्र युग। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए गुप्त काल, तो इसे भारत का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, भारत का स्वर्ण युग। क्योंकि इस समय भारत में जो गुप्त काल था उसका, मतलब चारों तरफ, मतलब पूरे उत्तर भारत में प्रसार था। साथ में इन्होंने बहुत से कार्य किए, जैसे कि कौन सी विश्वविद्यालय बनाया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसी समय बना था वो। ठीक है, और इसी के साथ देखिए बहुत से आर्किटेक्चरल काम हुए थे इसी में। तो इसे क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण युग। आगे चलेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, भारत का स्वर्ण युग। इसके बाद अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ठीक है, बताएंगे। देखिए ऑप्शन है उज्जैन, नालंदा, अयोध्या या पाटलिपुत्र। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें वो है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। यानी गुप्त काल में जो गुप्त वंशों की, मतलब गुप्त शासकों की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि बिहार, यानी वर्तमान बिहार में आजकल पटना के नाम से जाना जाता है इसको, पाटलिपुत्र को। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की मुख्य भाषा कौन सी थी? यानी उस समय कौन सी भाषा मेनली बोली जाती थी? संस्कृत, पाली, अरबी या फिर हिंदी? तो अगर हम बात करें इस समय जो बोली जाती थी वो संस्कृत भाषा, मतलब ज्यादा बोली जाती थी। तो इनकी मुख्य भाषा थी संस्कृत। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए क्योंकि कालिदास भी गुप्त काल में ही हुए थे और उनके ज्यादातर नाटक और जो भी उनके मतलब लेख हैं वो सभी संस्कृत भाषा में है। इसीलिए है क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा प्रचलन में थी। आगे देखेंगे। गुप्त काल का सबसे महान राजा किसे माना जाता है? यानी गुप्त काल में सबसे महान राजा था वो कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर रामगुप्त? तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि वास्तविक संस्थापक थे इसके, तो इन्हें क्या माना जाता है सबसे सबसे पहले तो वास्तविक संस्थापक।
और दूसरा सबसे महान राजा भी इन्हें कहते हैं गुप्त वंश में। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है ये। तो कुमारगुप्त। देखिए वैसे ये जो अभी चल रही है सीरीज, ये 2018 से लेके 2018 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर में एसएससी ने आरपीएफ में आए हुए या फिर डी ट्रिपल एस बी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। तो इसका अगर देखो ऑप्शंस देखेंगे, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन ये जो नेपोलियन है इसे किसने मतलब किसने कहा था? जेपी जोशी, व्हीलर, मैकाले या विंसेंट स्मिथ? तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन डी है विंसेंट स्मिथ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। आगे देखिए नेक्स्ट, वीणा बजाते हुए सिक्के किसके द्वारा बनवाए गए थे? यानी ये जो देखिए वीणा बजाते हुए सिक्के यानी किसी शासक की मूर्ति मतलब उसपे चित्र था सिक्के पर और वो था वीणा बजाते हुए। तो बताएंगे किसका था वो? चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए वीणा बजाने का शौक था समुद्रगुप्त को, इसीलिए उन्होंने जब अपने सिक्के जारी किए थे तो अपना चित्र वीणा बजाते हुए अपना चित्र उस पर छपवा दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, वीणा यानी बहुत मतलब वाद्य यंत्र होता है तो उसको बजाते हैं, तो वो है वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज किस गुप्त शासक को कविराज के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, यानी कविराज किसे कहते हैं? देखिए अभी देखा था हमने, जैसे अभी पहले ऑप्शन देखते हैं, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो वीणा बजाने का काम कौन करते थे? समुद्रगुप्त। तो इन्हें ही कविराज भी कहते हैं, क्योंकि देखिए कविता होंगी उन्हें ही वीणा पे सुन सकते हैं हम बजा के साथ में। तो उसी से रिलेट करके देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। इन्हीं को वीणा बजाने का शौक था और इन्हें ही कविराज भी कहते हैं। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की कहानी किस प्रशस्ति में मिलती है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त जो है वो मतलब उनकी जो कहानी यानी उनके बारे में किस प्रशस्ति में हमें जानकारी मिलती है देखेंगे। नासिक प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें, देखिए जो समुद्रगुप्त है इनके बारे में हमें जानकारी इलाहाबाद में एक प्रशस्ति है वहां से मिलती है। ठीक है, प्रशस्ति यानी मतलब एक तरह से मतलब रिटन एविडेंस है और वो भी किस पे होगा? देखिए प्रशस्ति जो है ना, प्रशस्ति कहते हैं, देखिए अगर किसी राजा या फिर उसके वंशावली के बारे में अगर हमें जानना हो तो वह प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ होता है। तो प्रशस्ति मतलब एक तरह से हो गया ग्रंथ या पुस्तक हो गई। तो प्रशस्ति किसे कहते हैं हम? एक तरह से बुक मान सकते हैं इसको, बुक या ग्रंथ। ठीक है, जिसमें क्या होता है किसी भी राजा या फिर हाँ राजा ही लिखवाते थे ये तो वैसे पहले, तो उनकी वंशावली यानी उसके वंश के बारे में इसी से पता चलता है। ठीक है, तो इसके देखेंगे अब राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो वो है ऑप्शन सी इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, तो आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त सेकंड किसके पुत्र थे उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें गुप्त वंश में श्रीगुप्त, और इनके इनके बाद इनके पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे
चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। फिर इनके बाद इनके पुत्र हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखे हमसे पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बुधगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी समुद्रगुप्त इनके मतलब समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है विक्रमादित्य के बारे में, नहीं, विक्रमादित्य के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? यानी विक्रमादित्य, अब देखिए विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य, यानी ये इन्होंने उपाधि धारण करी थी विक्रमादित्य की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ये बताना है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो कौन थे उनके दरबार में? भास्कर, धन्वंतरी, आर्यभट्ट या सुश्रुत। ठीक है, तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी धन्वंतरी। तो धन्वंतरी गुप्त काल में थे और किसके दरबारी चिकित्सक थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी चिकित्सक। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है, बताएंगे। देखे फायान, हुएनसांग, इब्न बतूता, सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर है ये। तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में आया था फायान। कौन आया था? फायान। और अगर हम बात करें, देखिए नीचे दे रखा हुएनसांग, तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फायान। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और रिपीट ही होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? देखिए कालिदास, फायान, सेल्यूकस निकेटर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए ऑप्शन ए यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। देखिए शेक्सपियर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो कालिदास थे ये लेखक थे और ये नाटकों की इन्होंने भी बहुत से नाटक इन्होंने लिखे, जैसे मृच्छकटिकम है। ठीक है, और मालविका अग्निमित्रम भी है। तो इसी तरह से, और जो ये शेक्सपियर हैं ये भी एक ड्रामाटिस्ट है, यानी ये भी नाटककार हैं, तो इसलिए इनको इनकी संज्ञा दे दी। वैसे जो शेक्सपियर है ना वो कालिदास के बाद ही हुए हैं। वैसे हमें कहना चाहिए जो कालिदास है वो क्या है, देखिए इनसे तुलना करनी चाहिए शेक्सपियर की, ना कि शेक्सपियर से इनकी कर रहे हैं हम। तो शेक्सपियर को हम कालिदास कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन वही है ना, जो हिस्ट्री लिखी गई है वो बायस तरीके से लिखी गई है, यानी पक्षपात तरीके से। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कालिदास का नाम निम्नलिखित में से कहाँ से मिलता है? यानी कालिदास का नाम हमें कहाँ से पता चला? हाथी गुम्फा शिलालेख, गिरनार शिलालेख, इलाहाबाद शिलालेख या फिर एहोल शिलालेख। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें, देखिए वो है एहोल शिलालेख। ठीक है, यहीं से कालिदास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एहोल शिलालेख से। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, अगर हम देखें नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। बिहार, यानी जो ये बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है ये पहले बौद्ध बौद्धकालीन शिक्षा मतलब बौद्ध शिक्षा इसमें प्राप्त की जाती थी, देते थे। और साथ में ये क्या था, इसमें आवासीय सुविधा भी थी, यानी यहीं पे रह के पढ़ते थे सब, जैसे हॉस्टल्स होते हैं ना,
वैसी सुविधा भी थी यहाँ पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय की गई थी? बुधगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या फिर विष्णुगुप्त? तो इसके राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है कुमारगुप्त। इन्हीं के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। आगे चलेंगे। देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण करी थी? यानी जो कुमारगुप्त थे उन्होंने भी एक उपाधि धारण करी थी। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी थी कौन सी उपाधि धारण? अभी हमने बताया था विक्रमादित्य की। उससे पहले महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसी तरह से अगर हम बात करें कुमारगुप्त की, तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी उसके बारे में देखिए। महिंद्रा, महेंद्र सिंह, महेंद्रादित्य या फिर महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज की तो चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने करी थी। लेकिन इन्होंने करी थी महेंद्रादित्य की उपाधि। किसकी उपाधि धारण करी थी? महेंद्रादित्य की। तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हूणों ने किस गुप्त शासक पर आक्रमण कर, दो बार लिखा गया है, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। तो हूणों ने किस गुप्त शासक पर आक्रमण किया था? यानी किसके समय था ये? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो स्कंदगुप्त जो थे गुप्त वंश के शासक, इन्हीं के समय हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। और हूणों ने ही क्या किया था? गुप्त वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था बाद में। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सोने के सिक्के का क्या नाम था? यानी जब गुप्त काल चल रहा था उस समय सोने के सिक्के चल रहे थे। उन सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? टाका, दीनार, रूपका या फिर निस्का? तो अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो दीनार कहते थे सोने के सिक्कों को। तो सोने के सिक्के जो थे उन्हें कहते थे दीनार। लेकिन उस समय चांदी के सिक्के भी थे प्रचलन में। उन चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपका। क्या कहते थे उन्हें? रुपका। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन बी, दीनार। सोने के सिक्के कहते थे दीनार को। ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? यानी खगोल शास्त्री और देखिए खगोल शास्त्री ने एस्ट्रोलॉजर और गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन कौन थे? ब्रह्मगुप्त, रामानुज, बाणभट्ट या फिर आर्यभट्ट? अगर हम बात करें खगोल शास्त्री और गणितज्ञ की, तो वो है आर्यभट्ट, जो कि मैथमेटिशियन थे गुप्त काल में। ठीक है। आर्यभट्ट। और इन्हीं के नाम पे हमारा एक उपग्रह का नाम भी था आर्यभट्ट। ठीक है। तो पहला उपग्रह था भारत का जिसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट, वो इन्हीं के नाम पे रखा था। ठीक है, क्योंकि ये खगोल शास्त्री भी थे, एस्ट्रोलॉजर। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बृहत संहिता पुस्तक किसने लिखी? बृहत संहिता मतलब ये एक किताब है, किसने लिखी थी? भद्रबाहु, भास्कर, बेताल भट्ट या वराहमिहिर? तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए जो बृहत संहिता है ना, ये ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है। किससे संबंधित? ज्योतिष से संबंधित। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और वराहमिहिर जो थे ये ज्योतिषी थे। इन्होंने क्या लिखी थी? बृहत संहिता। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वराहमिहिर। ये गुप्त काल में ही थे। ठीक है। आगे चलेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक कर दिया, और हमने एक क्लास का भी अंतिम प्रश्न कर दिया। देखिए, कुमारगुप्त तृतीय, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, बुधगुप्त। तो अगर हम बात करें इसकी, तो वो है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त गुप्त काल यानी गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। देखिए, अगर आप हमारा सेशन देख रहे हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है। मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद।